हम स्टार्ट करते हैं, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली इस प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए। तो जैसे अपन ट्रेन के लिए पीएनआर नंबर सर्च करते हैं, तो यूपीएससी का भी एक पीएनआर है जो हमें बेसिकली विद द एक्सपीरियंस समझ आता है। तो एक छोटा सा जो यूपीएससी पीएनआर है ये आपको गाइड कर देगा कि व्हाट यू नीड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। पीएनआर का मतलब हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सरल यूपीएससी के इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट। ही हैज अपीयर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम 6 टाइम्स, क्लियर्ड प्रीलिम्स थ्राइस एंड अपीयर्ड फॉर मेंस, और 2 बार इन्होंने इंटरव्यू भी अपीयर किया हुआ है एंड बहुत थोड़े से मार्जिन से इनका फाइनल सिलेक्शन रह गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास एस्पिरेंट्स के लिए कई ऐसे अमेजिंग इंट्रीगिंग एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपको सिर्फ अपने प्रीलिम्स के ही नहीं बल्कि मेंस एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए बिना किसी देरी किए चलिए आज के हमारे पॉडकास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर अभिषेक जैन के साथ। thank you for inviting me. My name is Abhishek Kumar Jain. I belongs to the Tong district of Rajasthan. Okay. And in graduation, I did electronics and communication engineering from Jaipur. And after that, I did masters in political science as well. So engineering भी है, humanity भी है, दोनों का mixture मिलेगा. And regarding UPSC, I also appeared 3 times in men's. And last 2 years, 2021 and 2022, I appeared in UPSC interviews. And unfortunately, last time I missed final cutoff by 12 marks. My score was 948, and the general cutoff was 960. So I was very close. And let's see, waiting list will come also. So if हो सकता है कि वहां पर भी नाम देखने को मिल जाए, but हाँ, we are waiting for that. We wish you all the best for that, sir. We will really wish कि आपका नाम हमको भी देखने को मिले। Yes, thank you, thank you. तो सर आपने ये यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कैसे किया? मतलब आपको यूपीएससी ही करने का क्यों मोटिवेशन आया? सबके अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। मेरा फर्स्ट मोटिवेशन लाइक करता था जब कॉलेज में थे, तो जब देखते थे कि कलेक्टर होता है ऑफिस के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट होती है जो काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। जब अपन कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक राजा किस प्रकार से वेलफेयर कर सकता है अपने सिटीजन्स का। तो काइंड ऑफ बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज होती है। आप पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होते हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हो, तो एक बहुत ब्रॉड होराइजन ओपन होता है। दैट्स वाई वहां से आया कि क्यों ना यूपीएससी के लिए ट्राई किया जाए। और वो जो ड्रीम था कि काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, उसको फुलफिल किया जाए। वेरी गुड सर। तो पर सर आप एक बात बताइए कि जैसे आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस किया या आपने एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड पूरा अप्रोच रखा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए आपने डे वन से ही उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट की? कि सर अगर फॉर रियलिस्टिक पैरामीटर्स पे बात करें तो जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इतना कोई आइडिया नहीं था। इवन मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर तो पता भी नहीं चला था कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और हमें क्या सप्लाई देना है। तो उस टाइम पे इतना डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाए थे। बट जैसे जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूज टू हुए, सारी चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी, तो आज तो ये कम से कम अच्छा रहता है कि यूट्यूब के जरिए या बहुत सारे प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सारी की सारी चीजें मिल जाती है कि किस तरह से बेसिकली हमें एक सेग्रीगेटेड अप्रोच करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस प्रिपरेशन के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। बट हाँ, हर एक स्टेज के अपने अपने अलग अलग बेसिकली चीजें हैं जो आपको वहां पर पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, देन बेसिकली आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो सर इसी को एक अलाइड क्वेश्चन है मेरा। आपके प्रिपरेशन जैसे आपने अभी सर कौन सी ईयर से स्टार्ट की थी? मैंने 2016 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, तो सर 2016 तक के इंडिया में काफी अच्छा इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आ चुका था और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और फास्टर इंटरनेट अच्छे से अवेलेबल था। तो यस सर यस। आपके प्रिपरेशन में पर्टिकुलरली टेक का कितना रोल था? उस समय टेक का रोल था, डेफिनेटली सारी चीजें आना स्टार्ट हो गई थी, एक काइंड ऑफ बूम आना स्टार्ट हो गया था। तो हमने भी बेसिकली यूट्यूब का या अदर जो टॉपर्स टॉक्स होती है उन सब का बेसिकली यूज करना स्टार्ट किया। बट मैं कहूंगा जब तक आपके पास एक कांस्टेंट गाइड नहीं होता,
क्योंकि आपके पास एक कांस्टेंट मेंटर चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज बीच से हम भटक जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली इस प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, तो जैसे अपन ट्रेन के लिए पीएनआर नंबर सर्च करते हैं, कि अगर आपको ट्रेन के लिए पीएनआर एलोकेट होता है, तो यूपीएससी का भी एक पीएनआर है जो हमें बेसिकली विद द एक्सपीरियंस समझ आता है। यूपीएससी पीएनआर का मतलब है, यू से तो आपका यूपीएससी, पी से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपका गाइड होगा, ठीक है। एस से आपका सिलेबस, क्योंकि ये सब चीजें हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यू से यूपीएससी, पी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एस से आपका सिलेबस, और सी से आपकी कॉपीज। कॉपीज मतलब टॉपर्स कॉपीज, जो आपको गाइड करेगी कि किस तरह से आपको इस प्रिपरेशन में जाना है। देन बेसिकली आ जाता है आपका पीएनआर। पीएनआर का मतलब प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, इवन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। फिर एन का मतलब बेसिकली आपका आ जाता है कि आपको नोट्स, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स, जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके। अदरवाइज पूरी बुक को हम कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स मेकिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, चाहे आप बेसिकली ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। एंड लास्ट वन इज द आर। आर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तो आप एक बार पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, आपको 5 बार, 10 बार, 15 बार बेसिकली चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा जो यूपीएससी पीएनआर है, ये आपको गाइड कर देगा कि व्हाट यू नीड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। इसको अगर समराइज करूं, तो लर्न, एनालाइज एंड रिवाइज, ये 3 कीवर्ड्स इस प्रिपरेशन के आप सीखो, एनालाइज करो एंड फाइनली इसको रिवाइज करो। जैसे आपने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर राइट। अगर आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल था कि जहां पर आपको प्रीवियस ईयर्स की टेस्ट को उनके वेटेज के हिसाब से और उसके ऊपर माइक्रो एनालिसिस करके अवेलेबल था, कि मतलब आप कौन से टॉपिक में कितने प्रिपेयर्ड हो और कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ऐसा कोई आपके प्रिपरेशन के जर्नी में आपको ध्यान में है कोई प्लेटफॉर्म? उस समय तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट आजकल काफी सारे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे राइज हो रहे हैं। बट उस समय तो हमने ऐसा कोई यूज भी नहीं किया, और उस समय इतना कोई पॉपुलर प्लेटफॉर्म भी नहीं था जो बेसिकली माइक्रो एनालिसिस कर सके कि किस टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आप वीक हो, या आपको ही फाइंड हम्म। आउट करना पड़ेगा विद द मॉक टेस्ट। तो सर आप अपने मेंस के और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ प्लीज। मेंस के बारे में बात करूं तो आप सोचो, एक छोटा सा आपको वाक्य बताता हूँ। मेंस में हमारे 9 पेपर्स होते हैं, और उसमें भी यूपीएससी फर्स्ट 3 डेज के अंदर 5 पेपर कंडक्ट करवा लेती है। फर्स्ट डे आपका ऐसे होता है, सेकंड डे आपका जीएस 1 जीएस 2, एंड थर्ड डे आपका जीएस 3 जीएस 4। तो आप सोचिए कि 3 दिन के अंदर आपको 5 पेपर्स लिखने हैं। और मुझे ध्यान है 2021 के अंदर मेंस था, जनवरी के अंदर कोविड की वजह से डिले हो गया था। तो और मेरा मेंस का सेंटर था जयपुर। इतनी सर्दी, सर्दी के साथ बारिश, एंड बेसिकली आप जब गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो आपको लोहे की टेबल्स मिलती थी, तो हाथ बेसिकली आपका पूरी तरह से फ्रोजन टाइप से हो जाता था। बट मैं आपको एक चीज बोलूं, कि हमारे कुछ भी हो जाए, बट 3 घंटे के अंदर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। भी हमें ये पता है कि हमें 3 घंटे हैं, हमारी जो लाइफ लॉन्ग मेहनत है हमें उसको करना है। 3 घंटे तक हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। एंड फिर बात जब हम पेपर खत्म करते हैं तो पता लगता है कि हाथ पत्थर बन चुका है, क्योंकि बेसिकली इतनी सर्दी, और अब बेसिकली आप लोहे की टेबल पे लिख रहे हो। तो बट ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब अपन उस चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे इतने सारे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। बट ये एक प्रोसेस ही आपको सिखाती है, एक आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोसेस से सीखने को मिलती है। डेफिनेटली हार्ड वर्क यू हैव टू डू। आपकी मेहनत, आपके मॉक टेस्ट, वो सब बेसिकली लास्ट डे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि कितना अपन ने प्रैक्टिस किया है, कितने अपन ने क्वेश्चन पेपर्स लिखे हैं, कितना अपना रिवीजन है। वो मेंस में आपको रिफ्लेक्ट करता है। और आपका जो ये 3 जो फर्स्ट हेक्टिक आपका पार्ट होता है, उसके बाद बेसिकली आपको 5 डेज का गेप मिल जाता है। देन बेसिकली आपके लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एंड मेंस में ऑप्शनल का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं आपको बताऊं, लास्ट 2 इयर्स के अंदर 2021 एंड 2022 के अंदर आई गोट द वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन यूपीएससी, स्पेशली इन पेपर 1 ऑफ द ऑप्शनल। माई ऑप्शनल इज पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे आप सोचो 250 में से 150 मार्क्स, दैट इज 60% मार्क्स यूपीएससी में एक एक्सेप्शनल मार्क्स होते हैं, जो अचीव करना काफी डिफिकल्ट होता है। बट जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, उनको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे हो,
इवन छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बोलूँ तो गैप होता था पेपर 9 से 12 और 2 से 5। तो 12 से 2 के बीच का जो गैप होता था, 15 मिनट में खाना खाया और विद इन 1.5 आवर के अंदर मैं पूरा पेपर रिवाइज कर दे। इतने छोटे नोट्स मैंने ऑप्शनल के बनाए हुए थे। तो वो डेफिनेटली मुझे हेल्प किया और ओवरऑल स्कोर भी मुझे काफी अच्छा मिला था, 288 मेरा स्कोर था। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इस प्रिपरेशन में सीखने को मिलती है, बट जैसे मैंने आपको कहा, कांस्टेंट एक ऐसा फैक्टर आपको गाइड करे, ये बेसिकली एक ऐसे आपके पास मेंटर्स हो जो आपको हर चीज को सिखा सके। क्योंकि इनिशियली बेसिकली आपको एक गाइड चाहिए, बाद में बेसिकली आप अपने आप को स्ट्रीम कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द मेंस एक्सपीरियंस। एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू इस बार मेरा जो पैनल था सत्यवती मैम का पैनल था। ठीक है। तो इंटरव्यू में भी एक ऐसा मजेदार किस्सा कि मेरा लास्ट था, मतलब एक स्लॉट के अंदर 6 पीपल का इंटरव्यू होता है। तो सत्यवती मैम का बोर्ड था एंड आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट। और लास्ट कैंडिडेट 2 से 5 का स्लॉट होता है शाम को। मैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था और 5 बज चुके थे। आप सोचो मेरे पास वाले पैनल जो था वो इंटरव्यू खत्म करके जा चुका था। तो बेसिकली डर गया कि इनका तो इंटरव्यू खत्म हो गया, अभी तक मेरा इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हो पाया। बट ये सब चीजें बेसिकली अपन को स्ट्रांग बनाती है। फिर जैसे ही मैं अपियर हुआ, भले ही मेरा इंटरव्यू शॉर्ट ड्यूरेशन चला, जनरली आधा घंटा चलता है, मेरा 15 से 20 मिनट चला। मुझे पता था मैं लेट हूँ। बट वहां से जब फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया, सत्यवती मैम ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा। क्वेश्चन बेसिकली किससे रिलेटेड था, एक्चुअली मेरी वाइफ है जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, वो गुजरात सिविल सर्विसेज के अंदर है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो मैंने एक्चुअली, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कैडर प्रेफरेंस के अंदर पहला कैडर प्रेफरेंस राजस्थान की जगह गुजरात डाला। तो मैम का पहला क्वेश्चन यही था, यू बिलोंग्स टू राजस्थान, आपका डोमिसाइल राजस्थान है, तो गुजरात को क्यों प्रायोरिटाइज। और आप देखोगे प्रेजेंट टाइम पे गुजरात पॉपुलर रहता है, तो उनका ये क्वेश्चन। बट मैंने जैसे इसको आंसर किया कि मैं, मेरी वाइफ जो है वो गुजरात स्टेट सिविल सर्विसेज में है, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड द गुजरात कैडर, वहीं पे उसने बोला कि वेरी गुड। उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। तो आप सोचो कई बार आपका ऐसा इम्पैक्ट होता है कि आप किस प्रकार से अपना होम स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, बट आपका रीजन क्या है उसके। तो रीजन इज वेरी डिटर्मिनेंट फैक्टर। फिर आपका जनरल इंटरव्यू चलता है। तो मुझे डिसेंट मार्क्स 168 मार्क्स मैम ने दिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे, इससे पहला एक्सपीरियंस अलग था, ये वाला एक्सपीरियंस अलग था। तो हर चीज में कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है आपका एक्चुअली। तो सर आपके लिए आपका आपके लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई गाइडिंग फैक्टर है जिसने आपको अभी तक के थ्रू आउट अपने जर्नी में पुश किया आगे जाने के लिए? सब लोगों का काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि आप सोचो कि ये पूरा का पूरा जो जर्नी है काफी लॉन्ग जर्नी है। 2016 में मैंने अपना आईटी जॉब छोड़ा। आईटी जॉब छोड़ के बेसिकली ये स्टार्ट किया 2018 के अंदर। एक्चुअली ऑलमोस्ट आई गिव अप। 18 के मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बट 18 के जस्ट बाद 19 का मैंने अटेम्प्ट दिया ही नहीं। ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने चालू किया कि अपना दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बट 2021 में मैरिज हुआ। पहले पेरेंट्स का सपोर्ट था, फिर वाइफ ने काफी सपोर्ट किया, और 2021 और 22 में मैंने वापस से अटेम्प्ट दिए। एंड वापस से मैं लास्ट स्टेज तक, इंटरव्यू तक पहुंचा, 21 में भी पहुंचा और 2022 के अंदर भी पहुंचा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन ढूंढने चाहिए। कुछ अदर एग्जाम्स आप लोगों को 3 या 4 अटेम्प्ट्स के बाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपके पास एक बैकअप बना रहे, मोटिवेशन बना रहता है। अदरवाइज एक स्टेज ऐसा आता है कि आप मोटिवेशन लूज करना स्टार्ट करते हैं। कितना भी स्ट्रेंथ हो, बट धीरे धीरे वो चीज आती है। तो वो चीज भी आपको इक्वली बैलेंस करना चाहिए इस एग्जाम में। 3 या 4 अटेम्प्ट्स के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट। सर आप ये बता सकते हैं कि आपने अभी तक के टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दिए जिसमें आप और आपके स्कोर्स क्या रहे उसमें? सर मेरे टोटल 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। मैंने 3 मेंस दिए हैं, 2 इंटरव्यूज दिए हैं। ठीक है। एंड मेरा जो लास्ट 2022 का स्कोर है, फाइनल स्कोर वॉज 948 एंड द जनरल कट ऑफ वॉज 960। बाकी कट ऑफ से काफी ऊपर था, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह की कट ऑफ तो 926 थी जस्ट। तो कट ऑफ से काफी नजदीक था जनरल कट ऑफ से। उसमें भी अगर अपन देखते हैं माइक्रो एनालिसिस पे, तो मेरा ऑप्शनल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 288 था। 150 द पेपर वन, 138 इज पेपर टू। एथिक्स के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर मेरा था, 117। 117 नंबर मेरा स्कोर रहा था 2022 के अंदर।
GS2 के अंदर मेरा स्कोर अराउंड 106 था। थोड़ा सा GS3 के अंदर मेरा स्कोर डिक्लाइन रहा था, अराउंड 70 रहा था, अदरवाइज तो इजीली IPS तक अपन पहुंच जाते। ठीक है, तो वो कुछ लाइक रहा था। इससे पहले का जो मेरा था 2021 वाला, उसमें मेरा जो टोटल स्कोर था अराउंड 896, जो मेरा टोटल स्कोर रहा था। तो इस साल मुझे और भी अच्छा जंप मिला। और पिछले साल भी जो मेरा ऑप्शनल का स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया, 150 पेपर वन के स्कोर कांस्टेंट स्कोर था। एंड पिछले साल मुझे GS2 के अंदर काफी अच्छा स्कोर मिला था, 115 मार्क्स मेरे थे। तो ऐसे के अंदर भी काफी अच्छा था, 123 थे। डिसेंट स्कोर था, नॉट एक्सेप्शनल बट डिसेंट स्कोर मुझे मिला था ऐसे के अंदर भी। तो ऐसा जो एनालाइज कर पाता हूँ कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल, इन तीनों के अंदर मुझे कंसिस्टेंटली स्कोर्स अच्छे मिले। 2018 के अंदर भी मेरा एथिक्स के अंदर ऑल इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। उस समय बेसिकली एथिक्स के स्कोर काफी डाउन गए थे, एंड मुझे 115 स्कोर उस टाइम पर भी मिला था 2018 के समय भी। उस समय मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो आई कुड नॉट अपीयर इन इंटरव्यू। तो दैट वाज माय जर्नी इन टर्म्स ऑफ स्कोर एंड माइक्रो एनालिसिस। जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उन लोगों के लिए तो स्पेशली ज्यादा ऑप्शंस है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। और जो है तो उसका लेवल ऑफ टफनेस कुछ अलग ही होता है। तो सर, आपने किस बेसिस पे एनालाइज किया अपना ऑप्शनल क्या होना चाहिए, और अदरवाइज भी एस्पिरेंट क्या की फैक्टर्स को देख के अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करे? जो इंजीनियरिंग वाले ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे आपने बोला, काफी डिफिकल्ट भी होता है ऑप्शनल्स को सेलेक्ट करना। तो वहां पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल पर ही जाते हैं मोस्टली। अब ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको एंथ्रो लेना है, या बेसिकली आपको सोशल लेना है, या आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस या अदर लैंग्वेज ऑप्शनल। ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपको स्टार्टिंग में जब कोई भी कैंडिडेट ऑप्शनल सेलेक्ट करता है, तो मैं उसको यही एडवाइस करूंगा, जस्ट थोड़ा सा उसको पढ़ के देखिए, उसका सिलेबस देखिए कि क्या क्या सिलेबस है। थोड़ा सा उसको बेसिक उसका कोई भी टॉपिक रीड करके देखिए, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ताकि आप सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट किस में लाई करता है। सेकेंड थिंग इज द अवेलेबल रिसोर्सेज। एक अच्छा गाइड आपके पास होना चाहिए उस ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल में आपको मास्टर्स तक का सिलेबस कम से कम कवर करना होता है। फिर आपके पास ये होना चाहिए कि किस ऑप्शनल में स्कोर्स कैसे वेरिएशन आ रहे हैं यूपीएससी के अंदर, ताकि आपका स्कोर ऐसा हो कि कम से कम आप अबव एवरेज कैटेगरी में तो जाएं। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत माइनर कंपटीशन देखने को मिलेगा। आपके 250 आ रहे हैं, अगर कोई 270 ला रहा है, तो वो आपसे 20 मार्क्स ऊपर है। 20 मार्क्स में आपके पूरे रैंक के स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। आप सोचो कहाँ पे आपको लास्ट सर्विस मिल रही है, और 20 मार्क्स में आप बेसिकली IRS या IPS ऊपर, इतने सर्विस में वेरिएशन आ जाता है। तो हमको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी होती है। फिर आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर अपन बेहतर लिख पाते हैं। कई लोगों का होता है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज अच्छी होती है, कई लोगों का होता है कि ह्यूमैनिटीज के अंदर भी सोसाइटी वाले पार्ट को अच्छे से डील कर पाते हैं। तो थोड़ा सा वो आपको आंसर राइटिंग वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप उसको कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको टॉपर्स की कॉपीज देख लेनी चाहिए, आजकल अवेलेबल है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी तो अपनी कॉपी डिस्क्लोज करता नहीं है। यूपीएससी से तो आप RTI लगा के कॉपी मंगवा नहीं सकते। तो जो कुछ है, जिसके अच्छे मार्क्स है उनसे ही आपको सीखना है कि यूपीएससी ने इनको अच्छे मार्क्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स है, तो आप मुझसे ये सीख सकते हैं कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाए। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, किसी के एथिक्स में अच्छे मार्क्स है, किसी के GS1 में अच्छे मार्क्स है, तो ये फॉर्मूला वर्क करता है, क्योंकि आपके पास यूपीएससी से कॉपी आने वाली है नहीं। स्टेट PCS तो कॉपीज आपको प्रोवाइड करवा देती है, बट यूपीएससी आपको कॉपीज प्रोवाइड नहीं करवाता। तो जो कुछ है, जो उन्होंने मॉक टेस्ट में लिखा है, उसी से बेसिकली आप आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं। सर, इसमें ही मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि PYQs का आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस में अब तक के, स्पेशली प्रीलिम्स में, कितना बड़ा रोल रहा है? PYQ का नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट दिक्कत ये है कि हम उसको देख नहीं पाते। उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स इतना हाइप बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट आता है। यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों से प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। तो आप देखोगे, अगर मैं प्रीलिम्स का पैटर्न एनालाइज करूंगा, तो पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में डिफरेंस कर देते हैं। इस बार पेयरिंग वाले ऑप्शंस उन्होंने दे दिए, कई बार थोड़ा एलिमिनेशन वाला रोल हटा देते हैं, बट उनका पैटर्न एज इट इज है। यूपीएससी ने क्या किया है, फिक्स एरियाज डिसाइड किए हुए हैं कि हाँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, आपने सोचा कि भीम आया, UPI आया, तो क्वेश्चन आना है वहां से। कोई भी नया साइबर के अंदर टर्म्स आ रहा है, तो क्वेश्चन आना है।
एग्रीकल्चर में कुछ भी चल रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। आईआर में जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी कंट्रीज न्यूज में है, वहां से क्वेश्चन आना है। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर सारे के सारे अप्लाइड क्वेश्चंस आजकल उन्होंने देना स्टार्ट कर दिए कि आपकी रेपो रेट बढ़ेगी तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिफ्लेशन घटेगा। या बेसिकली फेड ने अपनी जो फेड रिजर्व बैंक है उसने अगर अपनी रेपो रेट बढ़ा दी या अपना कुछ भी बढ़ा दिया, बॉन्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिबेंचर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रीलिम्स का पैटर्न उनका बहुत सिमिलर है। बट दिक्कत ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स के पर्सपेक्टिव से। टेक्स्ट बुक्स के पर्सपेक्टिव से अपन को थोड़ा सा वहां से नॉलेज लेके उसको प्रैक्टिकल फील्ड में जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है तो उसके आसपास की रिवर्स कौन सी है, ठीक है, उसके आसपास कोई नेशनल पार्क है क्या, वहां पे कोई एंडेमिक स्पेसीज मिलती है क्या, वहां के फॉरेस्ट टाइप क्या है, तो थोड़ा सा अपन को एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन इस चीज को एनालाइज करते हैं तो बहुत इजीली प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। हमें पता है कि एनवायरमेंटल के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूज में होते हैं, तो थोड़ा सा देख लिया इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो वहां से प्रोबेबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, तो मैं ये कभी एडवाइज नहीं करता कि 300-400 पेजेस की रिपोर्ट पूरी पढ़ो। उसका क्रक्स आपको 5-10 पेजेस के अंदर आपको उसमें से मिल जाएगा। वहां से प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपका एक सेक्शन होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने कई बार देखे हैं, इवन पॉलिटी में, इवन कई बार इकोनॉमिक्स में, आरबीआई के फेक क्वेश्चन से पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ लिया। तो आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, रादर देन उनको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स पे ओरिएंटेड रखोगे। तो प्रीलिम्स को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ये गाइड करते हैं कि उनका थीम क्या है, पैटर्न क्या है। अब आप सोचो सर कि आईआर के अंदर जैसे कभी कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ ली, कभी ब्लैक सी का पूछ लिया, कभी मेडिटेरेनियन सी का पूछ लिया। इसका मतलब है वर्ल्ड के अंदर जितने भी सीज हैं हमें उसके आसपास की लोकेशंस पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सी किसको बॉर्डर करता है, तो वो एक क्वेश्चन हमारा सॉर्टेड हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रही है। अभी जैसे कि रशिया यूक्रेन न्यूज में था, तो वहां पे जेफ्रोजिया पावर प्लांट का क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि रशिया ने वहां पे बॉम्बिंग्स की थी। तो हमें थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा विद द वर्ल्ड, या विद द बेसिकली वेरियस करंट अफेयर्स। तो स्टेटिक प्लस करंट का मिक्सचर बेसिकली हमें देखने को मिलता है प्रीलिम्स के। सर जैसे आपने ही अभी मेंशन किया कि पिछले 2 साल से प्रीलिम का पैटर्न काफी अलग हो चुका है। मतलब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो अभी पेयर्स में आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के कुछ तो भी नया कर रहे हैं यूपीएससी। तो सर ये चेंजिंग सिनेरियो में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है कैंडिडेट्स की, तो सर उसमें ट्रेडिशनल जो आज तक के चलता आया हुआ पैटर्न है, मैन्युअली जैसा करते थे, तो क्या वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है, या एआई के जो कुछ टूल्स आए या और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुआ है उसको इंटीग्रेट करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए, तो सर वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके हिसाब से? क्या सही है? मैं अगर इसमें एडवाइस करूंगा तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पैटर्न अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यूपीएससी काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मैं इसमें बोलूंगा कि अगर आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाते हैं, क्योंकि पैरिंग बेस्ड क्वेश्चन में सर इश्यू क्या है कि आपको चारों के चारों जो आपको ऑप्शंस दिए हैं या बेसिकली स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहले क्या होता था कि चारों में से आपको एक या दो स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर लेते थे, तो आपका काम सॉर्टेड था। अब यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस आपको वाइडन करना पड़ेगा। चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अपन कैसे बोल पाएंगे कि एक पेयर करेक्ट है या दो पेयर करेक्ट है या तीन करेक्ट है या ऑल करेक्ट है या नन ऑफ द करेक्ट है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यूपीएससी एक पांचवा ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दे, नन ऑफ द अबव का। तो यूपीएससी चेंजेस कर सकता है, काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो चेंजेस हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। सर मैं एक चीज बोलता हूँ, जितना डिफिकल्ट पेपर आता है उसको उतना ही ईजी होता है निकालना। मतलब कैंडिडेट्स को मैं बोलूंगा कि जब पेपर डिफिकल्ट आए तो अंदर से एक स्माइल आनी चाहिए कि अब अपना तो हो ही जाएगा, बाकी का हो या नहीं हो। क्योंकि सिंपल सी चीज है ना सर, आप देखो कट ऑफ का ट्रेंड देखो, मुझे ध्यान है 2016 में 116 से कट ऑफ गिरता गिरता 87.5 पे आ चुका है। और इस साल आप 85 मान के चलिए, अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो लगभग इससे नीचे जाएगी। तो कट ऑफ लगातार गिर रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने से आधे स्टूडेंट तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो मेंटली उस चीज को प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इज सिमिलर। तो पैटर्न से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात एआई वगैरह की, डेफिनेटली सर उसके बारे में मैंने अभी इतना यूज नहीं किया है। डेफिनेटली अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी से बेसिकली काफी हेल्प की जा सकती है, कि अगर कुछ पैटर्न रिकग्निशन हो, उनको एआई बेसिकली ये हाईलाइट करके दे दे कि ये पर्टिकुलर एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब वो एक स्ट्रेंथ बता दे कि दैट इज द मेजर एरियाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन द रेस्पेक्टिव ईयर्स, तो आप उन एरियाज को ज्यादा एम्फेसाइज करो या ज्यादा डिटेल में पढ़ो।
क्योंकि दो टाइप की प्रिपरेशन है, एक आपको सुपरफिशियल पढ़ना पड़ेगा, एक आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। जो जनरल टॉपिक्स है जो काफी न्यूज में, यू हैव टू गो इन डेप्थ स्टडी, बट कुछ को सुपरफिशियल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड विद द हेल्प ऑफ, जैसे आपने टेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से बोला, तो अगर एरियाज आइडेंटिफाई हो जाए और स्टूडेंट के सामने रख दिया जाए कि दीज आर द 20 एरियाज जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, दीज आर द 10 एरियाज जहां पे आप एक सुपरफिशियल स्टडी से काम चला सकते हो, तो उनके लिए और भी इजी रहेगा। सर मैं मतलब यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल है जो एआई प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके उसके बेसिस पे आपको एक ऐसा इजी तरीका दे रहे हैं एक प्रिपरेशन का, स्पेशली प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस, क्योंकि प्रीलिम्स एक अलग काइंड ऑफ एग्जाम है व्हेन इट कम्स टू मेंस। मेंस काफी एनालिटिकल है। तो आपको अगर स्टैटिस्टिकल पूरा डेटा मिले कि आपकी प्रिपरेशन किस एरिया में बहुत लैगिंग है, किस एरिया में आप मॉडरेट है, किस एरिया में आपका स्ट्रांग एरिया है, और वो हिसाब से अगर आपको नंबर बेस्ड डेटा अवेलेबल किया जाए, तो क्या लगता है सर एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में यहाँ से स्कोर बढ़ने का कितना चांस आपको लगता है? डेफिनेटली से स्कोर बढ़ने के चांसेस है अगर एक स्टूडेंट के सामने पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन रखा जाए, पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करके रखा जाए कि कहाँ कहाँ पे वो और भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पे पोटेंशियल एरियाज है। एक ब्रॉड चार्ट बनाना पड़ेगा सर उसके अंदर, क्योंकि हमें ये भी हाईलाइट करना पड़ेगा कि कुछ कई लोग स्टूडेंट होते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स वीक है, हमारी पॉलिटी वीक है, सब टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। तो अपन को अपने डोमेन को लार्जर करने के लिए कुछ उनको बताना पड़ेगा, दीज आर द पोटेंशियल एरियाज। आप चाहे वीक हो चाहे आप स्ट्रोंग हो, यू हैव टू कवर ऑल दीज एरियाज, क्योंकि पोटेंशियल एरियाज है वहां पे। अगर अपन क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो और स्टूडेंट एज लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर हमने सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया कि हमारा ये एरिया वीक है, तो वहां पे अपन 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स पीछे हो गए। वो हम नहीं कर सकते सिर्फ इस प्रिपरेशन के अंदर। तो हमें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एरियाज, फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकता है, कहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल उसके लेवल से काम चल सकता है, तो वो सारे एरिया ब्रॉड चार्ट की फॉर्म में रखे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल हो। हम लोगों ने सरल यूपीएससी में प्रोग्राम ऐसा डेवलप किया है कि जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस एआई को यूज करके, इंटीग्रेट करके हम लोगों ने माइक्रो एनालिसिस दे रहे हैं हम। पहले सब्जेक्ट, और फिर उसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स है, माइनर टॉपिक्स है सारे, और उनके ऊपर प्रीवियसली कितने बार वो क्वेश्चन आ चुका है, वो हिसाब से आप जो टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी आप किस टॉपिक में कैसे है, वो हिसाब से आपको एक एनालिसिस मिलेगा। सर इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव जहाँ पे दोनों का मिक्सचर है। तो जस्ट मैं इसमें एक ही चीज एड ऑन करूंगा, डेटा हाँ। एनालिटिक्स के साथ साथ टाइम टू टाइम जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों से जुड़ेंगे, तो टाइम टू टाइम उनको हम्म। एक प्रॉपर मेंटरशिप, क्योंकि उन्हें ये तो पता लग गया कि हाँ कौन से वीक एरियाज है, कौन से पोटेंशियल एरियाज है, बट करना कैसे है। द क्वेश्चन इज अबाउट टेक्नोलॉजी हमें ये प्रोवाइड कर देगी कि ये हमारी लैकिंग से, ये पोटेंशियल एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस से उन स्टूडेंट्स को हमें ये सिखाना है कि किस तरह से बेसिकली आपको इस जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको एक टाइम बाउंड अप्रोच के अंदर सारी चीजों को कवर अप करना है। तो डेफिनेटली काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो सरल यूपीएससी स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आप करके और भी इसको बेहतर बना सकते तो सर मेंटोरशिप तो हमारे इसमें है, मतलब स्ट्रेटेजी में मेंटोरशिप का तो रोल ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि विदाउट मेंटोरशिप आप स्टूडेंट को एक सर्टन लिमिट के ऊपर गाइड नहीं कर सकते ना। हैं, ये कर सकते हैं। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आपने मतलब हमारा काम सही में बहुत इजी कर दिया। आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, और जहां मुझे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खुद ही उसको काफी इलेबोरेट वे में डिटेल्स बता दिए। और आपके पास सही में 6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, और अदरवाइज भी जो आपके स्कोर्स है, जो फिनिश लाइन को टच होके आप आ रहे हैं जस्ट, तो वो एक्सपीरियंस पूरा आपके इसमें से दिख रहा है सर, कॉन्फिडेंस और सारी चीजों में से। थैंक यू सर। एंड अगर ये जैसे कि इसको आप ऑनलाइन स्ट्रीम करते हो यूट्यूब पे, तो सभी स्टूडेंट्स को यही लास्ट मैं मैसेज दूंगा कि इस हम्म। जर्नी के अंदर अपना एक कांस्टेंट मोटिवेशन है, कांस्टेंट परसिवरेंस बनाए रखना है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, चले जाएंगे। तो कुछ लाइंस में अगर मैं उसको बोलूं कि किस तरह से बेसिकली अपन को इस पूरी जर्नी में हार नहीं मानना है, चाहे बेसिकली अपन सक्सेस पे जाएं या फेलियर पे जाएं। तो कुछ फेमस लाइंस है, ठीक है, उनको अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो
ऐसा होगा कि कभी भी बेसिकली अपन जब नीचे डाउनफॉल होगा तो हमें कैसे राइज होना है अपनी जर्नी के अंदर। तो कुछ लाइन है, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा, अंतर मतलब अंदर, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, पलकों मतलब बेसिकली हमारी आंखें, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मतलब हम लगातार अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। अनस्टॉपेबल जर्नी होनी चाहिए, चाहे कुछ अच्छा मिले या नहीं मिले, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं कहीं पर नहीं, तो घबराना नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमें ट्राई यही करना है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट इतना एनर्जेटिक, इतना फोर्सफुल होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर टॉप 10, टॉप 5 या टॉप के अंदर हमारा नाम दिखे। तो एनर्जी उस टाइप की आप लोगों की होनी चाहिए। बट इस जर्नी में कभी भी बेसिकली लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमसे नहीं होगा, तो सोचना है कि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के पॉडकास्ट में अभिषेक सर के साथ हुआ हमारा इंटरेक्शन पसंद आया होगा। पर क्या आपको पता है कि जैसे सर ने मेंशन किया कि आज के चेंजिंग सिनेरियो में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल नोट्स एंड मैगजीन्स पर डिपेंड करना काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द की, एंड इसीलिए हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसा ही टेक ओरिएंटेड सॉल्यूशन जिसका नाम है रैंक 1 सीरीज। सरल यूपीएससी की स्मार्ट एआई इनेबल्ड रैंक 1 सीरीज आपको बस आपका स्कोर ही नहीं बताएगी, बल्कि आपको आपके वीक एरियाज के बारे में भी बताएगी और आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन को ये कंप्लीट डेटा के साथ आपके सामने रखेगी और किन एरियाज में कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि आपका फाइनल स्कोर ये हमेशा कट ऑफ स्कोर से कंफर्टेबली आगे ही रहे, इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। तो देर किस बात की, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन रैंक 1 टेस्ट सीरीज एंड ऑफ कोर्स आगे आने वाले ऐसे ही पावर पैक्ड एपिसोड्स के लिए हमारे और आपके फेवरेट सरल यूपीएससी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।